नमस्कार दोस्तों, कही अनकही कहानियों में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी मूर्ति। आज दिन भर चले इंटरव्यू के कार्यक्रम ने मुझे बहुत थका दिया था। अध्यापकों का इंटरव्यू था और उम्मीदवार हमारी उम्मीद से कहीं अधिक संख्या में आए थे, जिसके कारण ये कार्यक्रम पूरे दिन शाम तक चलता रहा। शाम को थक के चूर होकर मैं घर पहुंची ही थी कि अंदर बाई ने आकर सूचित किया कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। मैंने पूछा कौन, तो उसने कहा कि कुछ प्रौढ़ आयु वर्ग का दंपति है और उनके साथ एक लड़की। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना ही मैं किसी को पहचान सकी, तो मैं बाहर आई मिलने के लिए। मैंने उन्हें देखा, कुछ पहचाना सा जरूर लगा, लेकिन फिर भी मैं पहचान नहीं पाई और औपचारिक अभिवादन के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसी लड़की ने शुरू किया, जी मैं रश्मि शर्मा, आज इंटरव्यू देने। ओ हाँ, मुझे याद आया। आज दिन भर जो इंटरव्यू का कार्यक्रम चला था उसी का एक हिस्सा थी ये लड़की। तुरंत ही मैंने अनुमान लगाया, जैसा कि एक्सपीरियंस था, कि ये जरूर सिफारिश लेकर आई है। अपने सिद्धांतों के मुताबिक मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, देखिए इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं और क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ तो इस नाते मैं इंटरव्यू बोर्ड का एक हिस्सा अवश्य थी, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पर अंतिम निर्णय कॉलेज के संचालकों का ही होता है और मुझे ये सिफारिश वगैरह के लफड़े पसंद भी नहीं। मेरा विश्वास है कि जिसमें काबिलियत है उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। उस दंपति में से माँ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम ऐसी कोई उम्मीद लेकर आपके पास नहीं आए। सिफारिश नहीं कराना चाहते हम तो बस आपको धन्यवाद देने आए हैं। आपने सही समय पर हमारा और हमारी बच्ची का जो मार्गदर्शन किया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। यह कहकर उन दंपति ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ दिए तो मैं थोड़ी सकुचा गई। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे लिए अभी भी सब कुछ बिल्कुल अनजान था। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर कौन है ये, क्यों आए हैं, किस बात का धन्यवाद है ये। शायद ये भाव मेरे चेहरे पर साफ झलक रहे थे। इसीलिए माँ बोली, आपने शायद हमें पहचाना नहीं। 2 वर्ष पूर्व रश्मि की शादी में आपसे मिले थे। तब भाई साहब ने आपसे परिचय करवाया था। भाई साहब? कौन से भाई साहब? भारत भाई साहब। अब मुझे याद आया, ओह भारत, मेरे पति के दोस्त। मैंने दिमाग पर जोर दिया, हाँ वही, जी वही। ये उनके बड़े भाई रंजन और मैं उनकी भाभी। मैंने शर्माते हुए थोड़ा सा कहा, घबराते हुए, ओह हाँ, आई एम सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। असल में तब शादी का माहौल था, दुल्हन के वेश में ये और आप लोग भी दुल्हन के माता पिता के रूप में। मैं वाकई शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए, हम समझ सकते हैं। हमें भी नहीं पता था कि आप ही इंटरव्यू लेंगी। वो तो रश्मि ने ही आपको पहचान लिया और बाहर निकलते ही हमें बताया। अब मेरी निगाहें रश्मि की तरफ उठीं। अभी तक वो चुप थी, सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे देख रही थी। अब मुझे वो पूरा दृश्य याद आ गया था, सब कुछ याद आ गया था। रश्मि की शादी, उसका एग्ज़ाम, उसके ससुराल वाले, सब कुछ। मैंने कहा, इंटरव्यू तो इसका बहुत अच्छा हुआ था, बहुत आत्मविश्वास है उसमें। मैंने अपनी तरफ से इसको मार्क्स भी अच्छे दिए हैं। इसकी योग्यता का आधार बनाकर मैंने संचालकों को कहा भी है। अब देखिए आखिरी निर्णय क्या रहता है। लेकिन ये मैं अभी भी सोच रही थी कि ना तो ये मुझसे सिफारिश लेने आए हैं, ना किसी फेवर की उम्मीद रखते हैं,
तो फिर आखिर ये धन्यवाद किस बात का? रश्मि शायद सब समझ रही थी, लेकिन वो अभी भी शांत बैठी थी। उसकी माँ ने कहा, आपको याद है जब इसको मैंने आपसे मिलवाया था दुल्हन के रूप में सजी धजी लज्जाती हुई? तब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी रश्मि बहुत खुशकिस्मत है। इतने बड़े खानदान में पैसे वाले लोगों में इसका रिश्ता हो रहा है। भाई साहब ने भी खूब दिल खोल कर खर्च किया था। हम शादी की भव्यता का बखान कर ही रहे थे कि अचानक आपने पूछा था, दूल्हा क्या करता है? हाँ, मैं चौंक गई और एकदम थोड़ा सर कुचाते हुए बोली, हाँ वो तो ऐसे ही पूछ लिया था। मेरी सोच ऐसी ही है कि कुछ ससुराल की धन संपत्ति से ज़्यादा लड़के की योग्यता मायने रखती है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। रश्मि की माँ ने बोला, नहीं नहीं, आपका सवाल बिल्कुल उचित था। मैंने बताया था लड़का इंजीनियर है, अच्छी खासी नौकरी करता है। आप खुश भी हुई थी, लेकिन फिर आपने पूछा कि रश्मि क्या करती है। तो मुझे याद आया, हाँ मैंने पूछा था। उस वक्त ये फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा कर रही थी। अगले ही दिन इसका पेपर था, लेकिन आप सब लोग चाह रहे थे कि अब ये पेपर वेपर छोड़े। शादी हो रही है, इतना खानदान, इतना भरा पूरा परिवार है, तो अब पेपर और एग्ज़ाम और क्या परवाह, इसे कौन सी नौकरी करनी है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा था और मैं बोल भी पड़ी थी सबके सामने वहीं कि क्या इस शादी, परिवार, इस लोकलाज के पीछे करियर ही ख़त्म कर देना चाहिए, वो भी इस स्टेज पर पहुंचकर सिर्फ एक आखिरी पेपर के लिए। मेरे पति ने मुझे घूर कर देखा था गुस्से से। तो मैं चुप जरूर हो गई थी, लेकिन मेरे मन में ये टीस कहीं चुभ गई थी। अब तक चुप बैठी रश्मि बोली कि आंटी, आपकी ये बात सुनकर मैं उत्साहित हो उठी थी और मैंने तुरंत तभी जवाब दिया कि हाँ, मैं भी पेपर देना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती। वो बात वहीं की वहीं रह गई थी। लेकिन रश्मि बहुत खुश हो गई थी। उसने दोबारा से कहा, आंटी आपका बहुत धन्यवाद, उस वक्त मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। मैं आपको बताऊं आंटी, मैंने वो पेपर दिया भी और मैं पास हुई भी। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। शायद मैं इसलिए उसे पहचान नहीं सकी थी कि एक तो 2 साल का टाइम, और कहाँ वो दुल्हन के वेश में सजी 16 श्रृंगार करी हुई नववधू, और कहाँ ये सीधी सादी सी मासूम सी लड़की। मैं शायद इसलिए इसे पहचान ही नहीं पाई। और सब कुछ कैसा है, परिवार कैसा है, पति बच्चे, ससुराल कैसा है? मेरे इस प्रश्न पर अचानक सबकी चमकदार आंखें एकदम एक बार फिर से बुझ गईं। सन्नाटा सा पसर गया। लेकिन रश्मि की माँ बोली, मैडम हमारे साथ धोखा हुआ। शादी के 1 ही महीने बाद वो लड़का अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके परिवार, उसके नौकरी पर मौजूद लोग, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्या हुआ, आएगा भी या नहीं। कितना इंतज़ार करते हम रश्मि को घर ले आए। लगभग 1 साल के बाद किसी परिचित ने उसे एक लड़की के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ देखा तो हमें बताया। हम दौड़े दौड़े जब तक वहाँ पहुँचे तब तक वो लोग जा चुके थे। लेकिन वहाँ से हमें पता चला कि वो लड़की गर्भवती थी। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। इस जिंदगी को दोबारा शुरू किया जाए, यही सोचकर हमने तलाक दायर किया तो पता चला कि वो लड़का पहले ही तलाक के लिए अप्लाई कर चुका है। वो शायद उसी लड़की से विवाह करना चाहता था, लेकिन अपने घर वालों के डर से छुपता छुपाता घूम रहा था। मैंने पूछा, आप उसके परिवार से मिले? उसके पिता ने जवाब दिया, हाँ मिले। वो लोग भी बहुत शर्मिंदा हैं और कह रहे हैं कि वो लोग बेकसूर हैं, उन्हें अपने बेटे के बारे में ये सब नहीं पता था। वो ये भी कह रहे हैं कि हम उस बेटे से रिश्ते तोड़ देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे।
पर मैडम, जब पति ही नहीं रहा तो मेरी बेटी उस घर में रहकर क्या करेगी? हम चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करे। कहते कहते उनका गला भर आया। मैंने उनके सामने एक पानी का गिलास रखा। रश्मि की माँ ने आगे कहा कि सिर्फ आप ही की वजह से, आपने जो सलाह दी उसको एक परीक्षा देने की, उसने रश्मि की करियर को, उसकी पढ़ाई को, उसके साल क्या बल्कि उसकी ज़िंदगी को ही बर्बाद होने से बचा लिया। आज उसके पास एक व्यवसायी डिग्री है और एक बहुत बड़ा संबल है कि वो इस पुरानी ज़िंदगी को एक बुरा सपना समझकर भूल जाए, बाहर निकले, नौकरी करे और नई ज़िंदगी शुरू करे। भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। उस वक्त आपकी सलाह हमें बुरी लगी थी। यूँ लगा था जैसे आप भड़का रहे हो हमारी बेटी को। लेकिन आज सोचते हैं तो महसूस करते हैं कि आपकी सोच कितनी सही थी। आपकी उस एक सलाह ने हमारी ज़िंदगी की कितनी रोशनी बुझने से बचा ली। ये सब सुनकर मैं चौंक गई, खुश भी हुई, दुखी भी हुई, सकते में भी आ गई। इतनी सी उम्र में कितना कुछ झेल कर आई है ये लड़की। इसका मासूम चेहरा, कोमल आंखें, इसकी पवित्रता मुझे किसी देवी का सा एहसास दे रही थी। सही ही कहा है किसी ने, पत्थर को सहलाने से मूर्ति नहीं बनती, मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को चोट करनी पड़ती है। जिंदगी रूपी इस हथौड़े ने कितनी चोटें मार मार कर ये निर्मल, मासूम, पवित्र मूर्ति गढ़ी है। अगली सुबह जब खबर आई कि चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट में रश्मि का भी नाम है, तो मैंने अपने सिद्धांतों से विपरीत जाकर उनको आगे से फ़ोन करके सूचना दी, बधाई दी। और शाम को ही वो लोग मिठाई का डिब्बा लेकर एक बार फिर मेरे घर पर उपस्थित थे। खुशी से चमकते उन चेहरों पर आज दुख की छाया तक नहीं थी। सच ही कहा है किसी ने, हमारे दुख बड़े नहीं होते, दुख को सहन करने की हमारी ताकत छोटी होती है। जैसे ही ये ताकत बढ़ती है, दुख कहीं दूर भागता नजर आता है।